हेलो स्टूडेंट्स, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का। और टॉपिक का नाम है इसमें आपका निर्धनता एक चुनौती। इसमें बेसिकली हम देखेंगे, हमें देखना है कि निर्धनता होती क्या है, गरीबी क्या होती है और ये कैसे एक चुनौती के रूप में सामने आती है और इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए या कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। अगेन इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे अवलोकन, मतलब अवलोकन में हम क्या देखते हैं, कोई एक केस स्टडी लेते हैं, उसमें हम देखते हैं निर्धनता कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें। फिर निर्धनता के विशिष्ट मामले देखेंगे। उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, मतलब जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं यानी कि जो समाजशास्त्री हैं वो निर्धनता को कैसे देखते हैं, उनके विचार में निर्धनता क्या है, निर्धनता के अनुमान क्या है, मतलब आने वाले समय में या फिर कैसे निर्धनता कब बढ़ती है, कब कम हो सकती है, इन सबको देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे असुरक्षित समूह, वे समूह जो असुरक्षा का सामना करते हैं, यानी कि समाज में जो असुरक्षित हैं, ऐसे कौन से समूह हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, उनकी क्या परेशानी है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, निर्धनता एक चुनौती, और आ जाते हैं अवलोकन पर। ठीक है, देखिए, तो अवलोकन में क्या देख रहे हैं हम कि इस अध्याय के अंतर्गत निर्धनता के बारे में चर्चा की गई है। निर्धनता यानी कि गरीबी, पॉवर्टी आखिर होती क्या है, क्योंकि भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी आपकी निर्धनता, गरीबी। हमारा देश बहुत गरीब था, ब्रिटिशर सारे का सारा जो हमारे देश की वेल्थ थी, हमारे देश का जो पैसा था वो सब लेकर चले गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी हमारे देश का सारा पैसा, उसकी हानि हो गई थी, है ना। तो आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी निर्धनता, और वो समस्या आज भी बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे हम वही निर्धनता को उदाहरणों से समझेंगे और उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई सामाजिक विज्ञान के जो आपके विशेषज्ञ हैं वो कैसे देखते हैं निर्धनता को। भारत व संपूर्ण विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा की अवधारणा द्वारा विस्तृत किया गया है, विस्तारित किया गया है। यानी कि जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो एक हम निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन भी देते हैं कि कितने से ऊपर वाले लोग निर्धन होंगे और कितने से नीचे वाले, मतलब किस किस रेखा से ऊपर वाले लोग निर्धन नहीं होंगे और किस रेखा से नीचे वाले लोग निर्धन होंगे। यानी एक कोई स्टैंडर्ड हमें सेट करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम और क्या बात करेंगे कि निर्धनता के कारणों व सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए, मैंने सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे कि हमारे देश से निर्धनता दूर हो सके, है ना, इन पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के निर्धनता की जो आधिकारिक अवधारणा है ना, और मानव निर्धनता तक विस्तृत करके हम उस सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। हम क्या देखते हैं, प्रायः अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक लोगों से हम मिलते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे गरीब हैं। जैसे अगर कोई रिक्शा चलाने वाला हमें दिख जाता है, कोई मजदूर हमें दिख जाता है, जो लेबर है, काम कर रही है, तो हमें लगता है कि ये कितने गरीब हैं, ये कितने निर्धन है ना। बैगर्स जो होते हैं, जो आपके रोड में भीख मांग रहे हैं, उनको देख करके हमें लगता है यार इसके पास कितने कम पैसे हैं, ये कितना गरीब इंसान है। वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों के, अब ये लोग जो हमें दिखाई देते हैं, ये लोग जनरली कौन होते हैं, जो हमें लगता है कि ये निर्धन है, ये जनरली कौन होते हैं, सामान्यतः ये वे लोग होते हैं जो ग्रामीण इलाके से हैं और जो भूमिहीन हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, और क्या है, श्रमिक हैं, लेबर हैं, काम करते हैं, मजदूर हैं। और कहाँ रहते हैं, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी आपको शहरों में, जब भी कभी आप किसी भी शहर में जाएंगे, रोड के किनारे आपको जैसे बहुत सारी छोटे छोटे मकान, झुग्गी झोपड़ी बनी हुई दिख जाएंगी। तो उन लोगों के लिए हम क्या कहते हैं कि ये लोग भाई बहुत गरीब है, निर्धन है, घर भी नहीं है इनके पास, ये लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। ढाबों वगैरह में, होटल में काम करने वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाल श्रमिक, क्यों कर रहे हैं इतने बचपन में काम, उनकी खेलने की उम्र है लेकिन वो काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो गरीब हैं, निर्धन है। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। तो हम जब गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, निर्धन व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये सारे व्यक्ति हमें गरीब नजर आते हैं, निर्धन नजर आते हैं। आप अक्सर अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। इसका अभिप्राय है
कि देश का प्रत्येक 5वां व्यक्ति निर्धन है। यानी कि आप अपने घर से बाहर निकले और आपने बहुत सारे गरीब लोग देखे जाते हुए, आप स्कूल आते होंगे, स्कूल आते हुए आपने बहुत सारे गरीब लोग देखते होंगे, निर्धन लोग देखते होंगे। तो हमारे चारों तरफ हम इन लोगों को देखते हैं और बहुत संख्या में देखते हैं, तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं, हम साफ तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा देश है उसका हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। तो निर्धनता हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात भारत में लगभग 27 करोड़ लोग, अगर 2011-12 का आंकड़ा देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि भारत के लगभग 27 करोड़ लोग जो हैं वो निर्धन हैं। संपूर्ण विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। और विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में कई सारे देश हैं, लेकिन उन देशों में भारत एक ऐसा देश है, या आप कह सकते हैं और देशों के साथ साथ भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर बहुत गरीबी फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है विश्व में, नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गरीबी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, निर्धनता हमें देखने को मिलती है। अर्थात यह है कि भारत के सामने निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परिचय कि हमने क्या देखा कि हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, जब जाते हैं देखते हैं तो हमें बहुत सारे निर्धन लोग दिखते हैं। ढाबे वगैरह में काम करने वाले बच्चे हो सकते हैं, है ना, भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके खेत में काम कर रहे हैं, लेबर है वो हो सकती है, मजदूर हो सकते हैं, रिक्शा चलाने वाले हो सकते हैं, ये सब कौन है, निर्धन है। तो भारत में हर 5वां व्यक्ति हम कह सकते हैं निर्धन है। और आंकड़े भी अगर हम देखें तो 2011 और 12 के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में गंभीर समस्या है निर्धनता। नाउ अब आते हैं कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, और हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग, एक तो शहरी निर्धनता देखेंगे और एक ग्रामीण निर्धनता देखेंगे। पहले आते हैं शहरी निर्धनता। क्या होती है भाई, जो शहर में रह रहे हैं वो लोग भी गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाले सारे लोग अमीर हैं, नहीं, वो भी गरीब हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहन राम और इनकी आयु है 35 वर्ष। कहाँ रहते हैं, रांची। और कहाँ पड़ता है रांची, झारखंड के अंदर में। गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये क्या है, आटा मिल है, उसके अंदर एक मजदूर है, डेली वेजेस पे काम करते हैं। उसे जब भी कभी रोजगार मिलता है तो वह एक माह में लगभग 1500 कमा लेता है। एक माह में 1500 रुपए कमा लेते हैं। यह मजदूरी परिवार में रहने वाले 6 सदस्यों के लिए अपर्याप्त है। अब 6 सदस्य हैं और कमा कितना रहा है, 1500, कितने में, महीने में। तो फिर एक दिन का खर्च जो इनकम है वो तो बहुत कम हो गई। उनके परिवार में 6 माह से 12 वर्ष तक की उम्र के 4 बच्चे शामिल हैं। मोहन राम रामगढ़ के पास स्थित गांव में रह रहे हैं। अब दूसरा है मोहन राम, अपने वृद्ध माता पिता के लिए भी रुपया भेजते हैं। तो उन्होंने कमाए 1500 रुपए एक महीने में, बच्चे हैं, वाइफ हैं, और उसके साथ साथ 6 लोग टोटल हो गए। और फिर अपने माता पिता के लिए गांव पैसा भी भेजना पड़ता है। उनके पिता क्योंकि भूमिहीन श्रमिक है, पिता कुछ नहीं करते, जो अपने जीवन निर्वाह हेतु इन्हीं पर निर्भर करते हैं, है ना। और हजारीबाग में इनके भाई भी निवास कर रहे हैं। तो मोहन राम शहर की झुग्गियों में एक कमरे में किराए पर रहते हैं, है ना, जो ईंटों व मिट्टी के खपड़ों से बनी एक साधारण झोपड़ी है। मोहन राम की पत्नी कुछ घरों में नौकरानी का कार्य करके प्रतिमाह 800 कमा लेती हैं। तो वो 1500 कमा लेते हैं या 800 कमा लेती हैं। वे दोनों एक दिन में 2 बार दाल चावल जैसा अल्प भोजन जुटा तो लेते हैं, परंतु यह उनके परिवार के लिए अपर्याप्त है। भोजन तो जुटा लेते हैं बट उनका परिवार कैसा है, बड़ा है, माता पिता के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं, परिवार बड़ा है। मोहन राम का बड़ा लड़का चाय की एक दुकान पर काम करके 300, तो 1500, 800 और 300, ठीक है। 10 वर्षीय बेटी घर के छोटे बच्चों की देखभाल करती है। मोहन राम के घर का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि सारा पैसा यहीं पे खत्म हो जाता है, स्कूल के लिए पैसा ही नहीं बचता। पूरे परिवार के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े ही हैं, अर्थात वे लोग नए कपड़े भी नहीं खरीद पाते। जब पुराने कपड़े फट जाते हैं तभी खरीद पाते हैं। उनके घर के छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं क्योंकि अच्छा पोषण युक्त भोजन ही नहीं दे पाते। दाल चावल ही बहुत मुश्किल से जुटता है, तो फिर पोषण युक्त भोजन कैसे देंगे। जब घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो चिकित्सीय की सुविधा भी उन्हें प्राप्त नहीं होती क्योंकि बहुत गरीब है। ये कैसी गरीबी हुई, हमारी शहरी निर्धनता। शहर में है, पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन बड़ा परिवार है, चीजें महंगी हैं, तब वो लोग क्या हैं, तब भी गरीब हैं, निर्धन है। अब बात करते हैं हम
ग्रामीण निर्धनता की। तो ग्रामीण निर्धनता में क्या दिया हुआ है, वेद प्रकाश जी हैं जो मेरठ उत्तर प्रदेश के पास स्थित एक गांव में रहते हैं। इनके पास भूमि नहीं है, जिस कारण वह गांव के बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे कार्य करते हैं। तो क्योंकि अपनी लैंड नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, तो फिर उन्हें दूसरे लोगों के यहाँ पर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इनका काम अनियमित होता है। अब कभी किसी ने बुला लिया काम करने के लिए, फिर कुछ दिन के लिए नहीं बुलाया, नियमित नहीं है। आय भी उसी के अनुसार होती है, तो जिस दिन काम करते हैं उस दिन आय होती है, जिस दिन काम नहीं करते उस दिन आय नहीं होती। कभी कभी तो पूरे दिन की मजदूरी बदले सिर्फ 50 रुपए ही प्राप्त होते हैं, यानी पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए ही मिल पाते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, फिक्स तो थी, सैलरी फिक्स थी, अमाउंट फिक्स था, हर महीने उतना पैसा आ रहा था, बट खर्च बहुत ज्यादा था। इसके अतिरिक्त खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के उपरांत वस्तु के रूप में कुछ अनाज मिल जाता है, दाल मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है। वेद प्रकाश का जो परिवार है 8 सदस्य है, इनका भी परिवार क्या है, बड़ा है। 2 बार का भोजन भी नहीं एकत्र कर पाता। अपने गांव के बाहर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। उनके परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने, ईंधन, इन सब का काम करती हैं। वेद प्रकाश के पिताजी टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं। चिकित्सा की सुविधा न मिलने से मृत्यु हो गई उनकी। माँ जी को भी टीबी हो गई इनके, और जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। एक प्राथमिक विद्यालय भी है जहाँ वेद प्रकाश धनाभाव में कभी नहीं गए। क्योंकि पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, तो 10 वर्ष की आयु से ही मजदूरी करनी पड़ी। वेद प्रकाश ने कुछ वर्षों से कपड़े ही नहीं खरीदे। उसका परिवार कभी तेल और साबुन का भी प्रयोग नहीं कर पाता, यानी ये भी क्या है, गरीब है, ग्रामीण गरीबी। ये कैसी है निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता। तो दोनों ही क्षेत्रों में हमें क्या दिखाई देती है, निर्धनता दिखाई देती है। ऐसा नहीं है निर्धनता शहरों में नहीं होती, शहरों में भी हो सकती है, गाँव में भी हो सकती है, दोनों जगह पर हो सकती है। शहरों में पैसा भले ही अच्छा मिलता है, लेकिन खर्चे भी ज्यादा होते हैं, चीजें महंगी होती हैं। ठीक है, अब निर्धनता के उपयुक्त उदाहरणों का अध्ययन करके निम्नलिखित मुद्दों पर हम विचार कर सकते हैं कि भाई निर्धनता का एक कारण क्या है, भूमिहीनता। भूमि होती अगर वेद प्रकाश के पास में, तो गरीब नहीं होता, निर्धन नहीं होता, किसी दूसरे के यहाँ काम नहीं करना पड़ता, अपनी भूमि में अनाज उगाता और आराम से अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकता था। दूसरा, बेरोजगारी। क्योंकि भूमिहीन है तो किसी के यहाँ पर जाकर के काम करना पड़ता है, कभी रोजगार मिलता है, कभी रोजगार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो निर्धन है। तीसरा, निरक्षर है। पढ़ा लिखा होता तो श्रमिक का काम नहीं करना पड़ता, जिसमें 50 रुपए मिलते, अच्छा खासा काम मिल जाता। या फिर हमने जो पहली वाली शहरी निर्धनता वाला देखा था, उसमें भी हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरा, परिवार बड़े थे। दोनों में ही कैसा है, परिवार बहुत बड़े थे, चाहे मोहनदास का परिवार हो, चाहे वेद प्रकाश का परिवार हो, दोनों में ही 8 सदस्य, 6 सदस्य, बड़ा परिवार। परिवार छोटा होता तो वो लोग निर्धन नहीं होते। देन कुपोषण और खराब स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य खराब है। असहायता, किसी भी तरीके की सहायता उन्हें नहीं मिल रही है। और बाल श्रम भी वहां पे करवाया जा रहा है। सो ये सारे कारण आपके, ये सारे मुद्दे निकल करके आते हैं किसकी वजह से, गरीबी की वजह से। निर्धनता के बहुत से आयामों को प्रदर्शित करते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि निर्धनता से अभिप्राय भूखमरी व आश्रय का न होना है। यानी कि अगर कोई इंसान भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है और जिसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, निर्धन है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का उपचार नहीं करवा पाते। निर्धनता का अर्थ नियमित रोजगार की कमी, स्वच्छ जल व सफाई की सुविधाओं का न होना, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। हम कह सकते हैं कि निर्धनता असहायता की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना ही है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज के लिए असहाय हैं, असहायता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, निर्धन है। प्रायः निर्धन लोग ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें उनके साथ कारखानों, खेतों, अस्पतालों, बस स्टैंडों आदि पर दुर्भर ही होता है। कोई भी व्यक्ति निर्धनता में जीवन जीना नहीं चाहता। कौन चाहता है कि वो निर्धन रहे, सब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़ें, सब चाहते हैं कि उसके बच्चे हष्ट पुष्ट रहें, है ना, हेल्दी रहें, खुद भी हेल्दी रहें, बच्चे भी हेल्दी रहें। तो कोई भी निर्धनता का जीवन नहीं जीना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को भारत में भी निर्धनता का जीवन जीना पड़ता है। भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए करोड़ों लोगों को निर्धनता से बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, भारत सही मायनों में तभी आजाद होगा जब देश का सबसे निर्धन व्यक्ति इस मानवीय व्यथा से
स्वतंत्र होगा। यानी भारत में कोई भी जब निर्धन नहीं रहेगा तभी देश सही मायने में आजाद होगा। हमने भले ही 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन हम सही मायने में आजाद कब होंगे? जब हम गरीबी से, निर्धनता से अपने देश को स्वतंत्र करा लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक यानी कि जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं निर्धनता के बारे में। क्या है आखिर निर्धनता, क्यों होती है निर्धनता और कैसे दूर कर सकते हैं निर्धनता को। अब समाजशास्त्री कहते हैं कि भाई निर्धनता के अनेक पहलू हैं, जिस कारण सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से दृष्टिगोचर करते हैं। ये सूचक प्रायः आय व उपभोग के स्तर से संबंधित है। यानी कि निर्धनता कई कारणों से हो सकती है, कई पहलू उसके हो सकते हैं। पहली बात, आय कम हो, दूसरी बात उपभोग ज्यादा हो। तो दो पहलू हो सकते हैं, एक तो किसी व्यक्ति की आय कम है, ठीक, दूसरा उस व्यक्ति की अगर आय कम है तो उपभोग कम हो, लेकिन आय कम है और साथ ही साथ उपभोग ज्यादा है तो निर्धन ही होना है। अब निर्धनता को निरक्षरता का स्तर, कुपोषण, रोजगार के अवसरों की कमी, इन सब से भी जोड़ा जा सकता है, इन सब से भी समझा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलें। अब आता है कि सामाजिक असुरक्षा व अपवर्जन पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत ही सामान्य होता जा रहा है। यानी कि अगर असुरक्षा है, किसी भी चीज की असुरक्षा है, हमें स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, सफाई को लेकर के अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा को लेकर के अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, है ना, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं उसको लेकर के सुरक्षित नहीं है, भूख खाने को लेकर के, खाद्य पदार्थों को लेकर के सुरक्षित नहीं है, तो हम निर्धन हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ सामाजिक अपवर्जन, जब भी व्यक्ति निर्धन, कौन कहलाएगा? वो व्यक्ति निर्धन कहलाएगा जिसे समाज में अच्छा स्थान नहीं दिया जा रहा है, जो समाज के सभी वर्गों के साथ में कदम से कदम मिलाकर के नहीं चल सकता है, जो पिछड़ गया है, वो निर्धन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक व्यक्ति वो है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका बच्चा वो पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा और बगल वाला अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो उसका जो बच्चा है जो पढ़ने नहीं जा रहा है वो शैक्षिक रूप से निर्धन है, शैक्षिक रूप से निर्धन रह गया है, गरीब रह गया है, क्योंकि एक तो पढ़ रहा है दूसरा नहीं पढ़ रहा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। यानी निर्धनता सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं आंकी जा सकती, निर्धनता स्वास्थ्य की भी हो सकती है, निर्धनता शिक्षा की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती? अवसर की भी निर्धनता हो सकती है। हो सकता है कि मैंने सारी पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगे और दूसरे वाले की लग जाए, तो मैं उसके कंपैरिजन में क्या हो गई? निर्धन। किस मामले में? नौकरी के मामले में मैं निर्धन हूँ। ठीक है, इस तरीके से निर्धनता हर क्षेत्र में हो सकती है। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा पर। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? देखिए, निर्धनता पर चर्चा सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा से ही होती है। निर्धनता के आकलन की विधि आय या उपभोग के स्तरों पर आधारित है। यानी किस लाइन से नीचे के लोग निर्धन होंगे और किस लाइन से ऊपर के लोग निर्धन नहीं होंगे, अमीर होंगे, किसे कहेंगे हम? तो हमने देखा आय और उपभोग के आधार पर उसको बनाया है। किसी व्यक्ति को निर्धन कब कहेंगे? जब उसकी आय अथवा उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल जरूरतों के एक दिए हुए समूह को पूरा करने हेतु जरूरी है। यानी कि जो भी इंसान की मूल जरूरतें होती हैं, जनरली हम ऐसा कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो निर्धन होगा, और जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान आराम से प्राप्त कर पा रहा है वो क्या होगा? निर्धन नहीं होगा। तो निर्धनता की ये डेफिनेशन है। मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी वस्तुएं विभिन्न देशों में अलग अलग हैं। काल व स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ पर, जैसे हम कहाँ पर हैं? शहर में हैं। शहर में एक व्यक्ति है जो रहता है शहर में और दूसरा व्यक्ति है जो कहाँ रहता है? गांव में। जो शहर का व्यक्ति है उसको रोटी, कपड़ा और मकान के लिए 500 रुपए चाहिए, है ना, और जो गांव का व्यक्ति है उसका काम 200 रुपए में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गरीबी रेखा में है वो कौन है? जिसने 500 रुपए से कम कमाया है वो गरीबी रेखा में आएगा, नीचे आएगा, गरीब होगा। वहीं
गांव में अगर कोई 500 रुपए कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, वो क्या है, अमीर है, क्योंकि वहां तो रोटी कपड़ा और मकान जो मूल जरूरत है उसके लिए 200 रुपए ही चाहिए। तो स्थान के हिसाब से, जगह के हिसाब से निर्धनता रेखा बदल सकती है। विश्व के सभी देशों द्वारा एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग किया जाता है जिसको विकास तथा स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जैसे अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन समझा जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना विलासिता मानी जाती है। हमारे यहाँ अगर किसी के पास कार है तो वो बहुत अमीर है ना, और जिसके पास अगर हमारे यहाँ पर साइकिल है मतलब कि वो गरीब तो नहीं है। ठीक, क्लियर है। भारत जैसे देश में निर्धनता का निर्धारण करने से पूर्व जीवन व्यतीत करने हेतु खाद्य आवश्यकता, ईंधन, कपड़ा, जूतों, ऊर्जा आदि जरूरतों पर विचार किया जाता है। यानी हमारे यहाँ पर ये चीजें देखी जाती हैं निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए। ठीक, अगर हम बात करें निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए खाद्य आवश्यकता हेतु वर्तमान फॉर्मूला कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी कब हम कहेंगे कोई व्यक्ति निर्धन है, अगर उसे एक दिन में इतने कैलोरी भोजन मिल पा रहा है तो वो निर्धन नहीं है, नहीं मिल पा रहा है तब वो निर्धन है। जैसे अनाज, सब्जियां, दालें, तेल, दूध, चीनी आदि द्वारा इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति। इसके विपरीत आयु, लिंग, कार्य करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता परिवर्तित अथवा बदलती रहती है। जैसे हमारे देश में कैलोरी की आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में 2100 कैलोरी प्राप्त हो रही है, यानी वो जो खाना खा रहा है उससे उसे 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल पा रही है, तो वो निर्धन नहीं है। नहीं मिल पा रही है तब वो निर्धन है। और गांव में यही कितनी है, 2400 कैलोरी। क्यों? क्योंकि भाई गांव का व्यक्ति ज्यादा काम करता है, मेहनत ज्यादा करता है, शहर का उतनी मेहनत नहीं करता है, पैदल कम चलना पड़ता है शहरों में और हर जगह पर। तो ये हुई आपकी गरीबी रेखा की परिभाषा। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है शहरी की तुलना में। अनाज इत्यादि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने हेतु प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समयानुसार संशोधन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को डेली व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी चाहिए अगर वो शहर में है। 2100 कैलोरी ऊर्जा खरीदने के लिए, ऊर्जा के लिए वो क्या करेगा, अनाज खाएगा, गेहूं, चावल, दालें, ये सब लेगा 2100 कैलोरी के लिए। उसमें उसका जितना पैसा जाता है, अगर वो उतना पैसा कमा पा रहा है तो फिर वो निर्धन नहीं है। नहीं कमा पा रहा है तब फिर वो निर्धन है, कुपोषित हो जाएगा। भारत और इसमें अगर दालें महंगी हो गई हैं, चावल महंगा हो गया है, गेहूं महंगा हो गया है, तो वो भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से निर्धनता रेखा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। भारत सरकार द्वारा उपयुक्त आकलनों के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण 1000 प्रतिमाह, यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर 1000 रुपए प्रतिमाह कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तब फिर गरीब है। शहरों के लिए 816, गाँव के लिए आपका, शहरों के लिए 1000 रुपए और गाँव के लिए 816। शहरों के लिए 1000 रुपए क्योंकि शहरों में चीजें महंगी होती हैं, गाँव में चीजें सस्ती होती हैं, तो 816 गाँव के लिए। कम कैलोरी आवश्यकताओं के बाद भी उच्च राशि निर्धारित की गई है क्योंकि शहर में चीजें महंगी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यीय परिवार निर्धनता रेखा से नीचा माना जाएगा, अर्थात यदि उस परिवार की मासिक आय 4080 से कम है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों के 5 सदस्यीय परिवार को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु 5000 मासिक आय की जरूरत होगी। प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्धनता रेखा का आकलन दोबारा देखा जाता है क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं चीजों की। विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों के मध्य तुलना करने के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति $1.9 यानी $1.9 ऑलमोस्ट $2 के बराबर है, $2 के बराबर अगर कमा रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है, उससे ऊपर वाला अमीर है, उससे नीचे वाला गरीब है।
अब बताते हैं निर्धनता के अनुमान हर बार बदलते रहे हैं। देखो निर्धनता की संख्या करोड़ों में और निर्धनता अनुपात प्रतिशत में, ग्रामीण और शहरी हम देखें 2011 में 26 और यहाँ पर 14। गाँव में ज्यादा गरीब है, शहरों में थोड़े कम है। निर्धनता की संख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो गाँव में ज्यादा गरीब है और शहरों में कम गरीब है। संयुक्त योग हो गया 270। ये था आपका प्रतिशत में और ये है आपका इससे। लेकिन आप एक चीज और देखें कि 93-94 के बाद से गरीबी घटी तो जरूर है, गांव में भी घटी है और शहरों में भी घटी है, दोनों जगह पर गरीबी जो है वो घटी तो है, लेकिन अभी भी गांव में गरीबी ज्यादा है शहरों की तुलना में। अब आ जाते हैं असुरक्षित समूह क्या होते हैं। तो जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं वो सारे समूह असुरक्षित समूह रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है। उनके सामने खाद्य की असुरक्षा है, उन्हें खाना पूरा प्रॉपर नहीं मिलता। उनके सामने शिक्षा की असुरक्षा है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती। तो वो समूह क्या कहलाते हैं? असुरक्षित समूह कहलाते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को सामाजिक आर्थिक समूहों वर्गों में एक समान नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं असुरक्षित समूह। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, है ना। उसके अलावा आपका अनियत गैर कृषि श्रमिक, कभी भी उनको शहर में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया तो असुरक्षा आ गई, गरीबी में आ गए, है ना। उसी तरीके से जो गांव में काम कर रहे हैं श्रमिक, भारतीय निर्बंधनता अनुपात औसत उनका ये है। ठीक, तो बहुत सारे असुरक्षित समूह हो सकते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, जाति, महिलाएं एक असुरक्षित समूह है, बच्चे असुरक्षित समूह हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, इनमें हमें गरीबी की ज्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर एक शिवराम की कहानी दी हुई है, उसमें कि किस तरीके से इनका जो घर है या ये लोग जो हैं वो असुरक्षित हैं, किस चीज को लेकर के इनके यहाँ पर प्रॉपर जो है भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये सारी चीजों की बात यहाँ पर इस कहानी में करी गई है। ठीक, तो ये वाले चैप्टर में हमने मेनली देखा कि किस तरीके से निर्धनता होती है, असुरक्षित समूह क्या होते हैं, कैसे निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 दूसरे में देखेंगे। थैंक यू।